नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज देशद्रोह का मुकदमा रद्द कर दिया है। आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश में विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह की धारा 124A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विनोद दुआ ने अपने एक यूट्यूब प्रोग्राम में, अपने चैनल के एक प्रोग्राम में सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। इस पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पत्रकार को बोलने की आजादी के लिए उसका संरक्षण मिलेगा, उसे सुरक्षा हमेशा हासिल रहेगी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 1962 के एक मुकदमे केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार का हवाला दिया है। तो आज विनोद दुआ के खिलाफ इस मुकदमे और इसके बहाने से देशद्रोह की धारा पर बात करेंगे। तो सबसे पहले विनोद दुआ की बात। आप सब जानते हैं कि विनोद दुआ अपने द विनोद दुआ शो में लगातार सरकार की आलोचना, समालोचना, मीमांसा करते रहते हैं। और ऐसे ही एक प्रोग्राम से पीड़ित होकर भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के एक नेता अजय श्याम ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था। और यह मुकदमा औपनिवेशिक युग की धारा 124A के तहत दर्ज हुआ था। इस मुकदमे के खिलाफ विनोद दुआ ने अपील की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो अभिव्यक्ति की आजादी का एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है नागरिकों को, उसके अंतर्गत उन्हें भी बोलने की आजादी है, इसलिए यह मुकदमा गलत दर्ज किया गया है। और अंततः आज सर्वोच्च न्यायालय की युगल पीठ, जिसमें जस्टिस यू ललित और विनीत शरण थे, उन्होंने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केदारनाथ सिंह वाले प्रकरण के प्रकाश में, उसकी रोशनी में, उसके हवाले से हर पत्रकार को सुरक्षा हासिल रहेगी। ये एक बड़ा और निर्णायक फैसला है। लगातार इस तरह की बातें होती हैं जिन पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होते हैं और अदालतों में जाकर वे आमतौर पर खारिज होते हैं। बहुत सारे मुकदमे अब भी अनेक लोगों पर चल रहे हैं। तो आइए इस बहाने हम पड़ताल करें कि ये धारा, देशद्रोह की यह धारा कब आई भारतीय दंड विधान में, आईपीसी में। 1859 तक अंग्रेज हुकूमत ने इस धारा के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया था आईपीसी में। लेकिन जैसे जैसे आजादी का संग्राम आगे बढ़ना शुरू हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उस वक्त के तमाम आजादी के जो मतवाले थे, वे सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। 1860 में पहली बार अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह के इस कानून का मसौदा तैयार किया। और दिलचस्प यह है कि इस कानून का मसौदा तैयार किया था, हम जिन्हें शिक्षा नीति के नाम पर अक्सर याद करते हैं, लॉर्ड थॉमस मैकाले। मैकाले का यह बनाया हुआ देशद्रोह के कानून का मसौदा लंबे समय तक रखा रहा और अंत में 1870 में इसे अमली जामा पहनाया गया और आईपीसी में इसे शामिल कर लिया गया। इसके बाद यह देखना भी दिलचस्प होगा कि किन लोगों के खिलाफ सबसे पहले इसका मुकदमा दर्ज हुआ। तो जो उस वक्त अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लिखने और बोलने वाले लोग थे, वे ज्यादातर या तो कांग्रेस के नेता थे या पत्रकार थे। तो पहला मुकदमा 1891 में बंगोबासी नाम का एक पत्र था, उसके संपादक पर दर्ज हुआ था। कालांतर में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ एक भाषण पर, उनके लेख पर एक मुकदमा दर्ज हुआ इसी धारा के अंतर्गत 1897 में। बाद में उन्हें 6 वर्ष की सजा भी हुई। इसी धारा के अंतर्गत महात्मा गांधी के खिलाफ भी 1922 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जब वे यंग इंडिया अपने अखबार में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लगातार लिख रहे थे। बहुत दिलचस्प मुकदमा है, जिसमें गांधी जी ने किसी भी तरीके से माफी मांगने से इनकार कर दिया था। इस तरह यह सिलसिला औपनिवेशिक युग में शुरू हुआ। देश आजाद हुआ, इसके बाद भी यह कानून यथावत बना रहा। यद्यपि इसके खिलाफ आवाजें बहुत उठती रहीं। जब इसके मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए तो 1962 में केदारनाथ सिंह को एक भाषण के खिलाफ बिहार सरकार ने इस धारा का आरोपी बनाया और यह मुकदमा चलता रहा। अंत में
जनवरी 1962 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने इसका निर्णायक फैसला किया, जो कि हमारे कानून में नजीर माना जाता है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार, और उस 5 सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस उन्होंने खुद की थी, जस्टिस भुवनेश्वर सिन्हा साहब ने। और उस खंडपीठ ने तमाम सारी बहस मुबाहिसे के बाद यह फैसला किया था कि ऐसा कोई भी भाषण, ऐसा कोई भी लेख जब तक कि समाज में अशांति पैदा न करे, हिंसा पैदा न करे, उसके कारण कोई हिंसा न हुई हो, शासन के खिलाफ असंतोष न हुआ हो, तब तक इसे अपराध नहीं माना जा सकता। इसलिए केदारनाथ सिंह को उस मुकदमे से बरी किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी नजीर को याद करते हुए विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द किया है। हाल के वर्षों में लगातार इस पर बात होती रही है। विनायक सेन जैसे प्रबुद्ध लोग और बाद में कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, असीम त्रिवेदी जो मुंबई के कार्टूनिस्ट थे, इन सब लोगों के खिलाफ बोलने, लिखने, कार्टून बनाने पर इसी देशद्रोह की धारा के अंतर्गत मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन समाज की एक धारा जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) की पैरोकार है, उसकी पक्षधर है, जिसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, वे लोग चाहते रहे हैं कि ये देशद्रोह की धारा हमारे कानून की किताबों में से हटा दी जाए। इसी का नतीजा है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव आयोजित होने वाला था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, जिसे जन भावना नाम दिया था अपने घोषणा पत्र को कांग्रेस ने, जन आवाज, उसमें इसका प्रावधान किया था। बाकायदा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश को यह भरोसा दिलाया था, यह वादा किया था कि इस कानून को अगर उनकी सरकार बनती है, यूपीए की सरकार सत्ता में आती है, तो इस कानून को हटा दिया जाएगा। इस पर आलोचना भी हुई थी, लंबी बहस चलती रहती है ऐसे मुद्दों पर। और कई बार ऐसा होता है कि मामूली नारे लगाने पर भी इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। पंजाब में एक बार खालिस्तान जिंदाबाद को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था इसी धारा में। तब भी यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, और तब सुप्रीम कोर्ट की युगल पीठ, जिसमें जस्टिस एएस आनंद और जस्टिस फैजानुद्दीन थे, उन्होंने फैसला किया था कि सिर्फ नारे लगाना देशद्रोह नहीं है। चाहे खालिस्तान जिंदाबाद का नारा हो, चाहे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाए। और वो मुकदमा भी खारिज हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नारे लगाने से शासन को, सत्ता को खतरा पैदा नहीं होता। यद्यपि 1995 1 मार्च 1995 को जो फैसला हुआ था, इसके बावजूद पिछले वर्ष कुछ समय पहले बेंगलुरु में एक सभा में एक छात्रा अमूल्या ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, तो उसके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। आश्चर्यजनक बात यह है कि दिल्ली में यमुना के किनारे श्री श्री रविशंकर ने एक बड़े जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया था, और उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के समय केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, मोदी सरकार के मंत्री मंच पर मौजूद थे, और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार ये मानते हैं कि देशद्रोह की धारा का अमूमन दुरुपयोग होता रहा है, और देश के खिलाफ कार्रवाई करने वालों के लिए तो कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं, नए कानून आ चुके हैं। तो अगर कोई शासन और सत्ता के खिलाफ द्रोह करेगा तो उसके लिए अलग से प्रावधान है ही। लेकिन औपनिवेशिक युग के इस कानून को रद्द किया जाना जरूरी है। ये मांग लगातार बढ़ती रही है। देखना होगा कि इस देश में कब इस कानून के खात्मे की नौबत आती है। लेकिन आज विनोद दुआ के खिलाफ मुकदमे से सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया है, एक राह दिखाई है। मैं आज की इस बातचीत को फैज अहमद फैज के लफ्जों के साथ खत्म करूंगा कि बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है,
जिस्मो जां की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल के लब आजाद है तेरे। बस आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।